बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में अभी लेटेस्ट जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं सियासत के हवाले से हम बात करेंगे। चाइना के हाथों हमने देखा कि बुरी तरह से ये भारत जलील और रुस्वा हुआ, मगर इसके बावजूद वो अपने मकरू अज़ाइम से बाज नहीं आया है। एक तरफ तो पाकिस्तान ने बड़ी मुखलिसाना पेशकश की कि करतारपुर राहदारी को खोला जा सकता है और कल की तारीख भी दी गई थी, मगर भारत ने इस पेशकश को मुस्तरद किया और इसके साथ साथ डोमिसाइल का जो काला कानून बनाया गया था उस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के आखिर दिमाग में कौन से ऐसे मकरू अज़ाइम है जिनको बेनकाब करना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी, आलमी सतह पर भी, और क्या वो इरादे रखता है, ये हारून साहब से हम जानेंगे। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल का बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा विफाकी बजट के हवाले से कि इसको पास कराने का चूंकि मरहला आन पहुंचा है और सवाल यही है एक कि बजट को मंजूर किया जाएगा, पास होगा या फिर नहीं होगा। इसकी हिमायत के लिए हुकूमती अरकान तो आज की दावत में शरीक हैं, इसमें कहा जा रहा है मुआविनीन भी हैं, मुशीरान भी मौजूद है, मगर इसके साथ साथ इत्तेहादियों को भी आज मदऊ किया गया था। अहम इत्तेहादी औकाफ लीग उनकी तरफ से माजरत कर दी गई है कि हम इस दावत में शामिल नहीं हो सकते, गो कि हम हुकूमत के इत्तेहादी मगर नहीं आ सकते। इसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब ने वाज़े तौर पर ही कहकर इनकार किया है कि चूंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहे, हमने इनकार कर दिया कि हम हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद में, इसलिए इस दावत में आने का कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन ने और वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि इस बजट की ना सिर्फ मुखालिफत की जाएगी बल्कि इसको पास नहीं होने दिया जाएगा। अब तीन अहम मुद्दे हैं, एक तो बजट मंजूरी के हवाले से है, दूसरा पीटीआई के अपने अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, तीसरा यह है कि इत्तेहादी बड़े शदीद नाराज हैं। क्या इमरान खान साहब की तरफ से दी गई एक दावत, सिर्फ एक दावत, इन तीनों मसाइल को हल कर सकेगी और कल के डेज में क्या होगा? इमरान खान साहब का अपना कुर्सी तो एक तरफ, इनका अपना मुस्तकबिल क्या है ये मैं जानूंगी। हारून साहब से यकीन तौर पे बात करूंगी, मगर अभी से कुछ देर पहले ISPR की तरफ से भी जो हमने देखा कि भारत का जो क्वाडकॉप्टर था उसको मार गिराया गया है। इसके साथ साथ भारत ने 25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको कश्मीर की शहरियत दे दी है। ये नरेंद्र मोदी आखिर चाहता क्या है? जनाब वाला दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है, हमारी एजेंसियों की इत्तला ये है, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है, आज़ाद कश्मीर पे मंसूबा बना रहा है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, और बाकी वो 20 साल से यही सोच रहे हैं तो क्या कर लिया उन्होंने। वो तो अल्लाह ताला ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत की। जब आप चौकस हों तो फिर बलूचिस्तान में उन्होंने क्या, कबायली पट्टी में, अफ़गानिस्तान में, हर जगह उन्हें खाक ही चाटना पड़ी है ना जी। दूसरी खबर यह है कि 28 अरकान अभी तक नहीं पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर के डिनर में। 28 पीटीआई के अंदरूनी लोग हैं जी, F7 में हैं। उस गली का नंबर मुझे पता है, उस मकान का नंबर बाबा, एड्रेस तो नहीं आप बताएं हारून साहब, ठीक है? नहीं, एड्रेस के बताने में क्या है, मैं ये आपको बता सकता हूँ। वहाँ असद कैसर साहब गए, वहाँ जुल्फी बुखारी गया, वहाँ असद उमर साहब गए, वहाँ जो बातचीत हुई इसकी तफसील बता सकता हूँ आपको। कुछ डिटेल्स शेयर कीजिए ना, फिर पता हो हमें अंदरूनी तौर पे क्या बताता हूँ ना। लेकिन मसला जो है ना जी वो है, इसमें बहुत ख़तरनाक हालात हैं। बड़ी दानिशमंदी से हुकूमत पाकिस्तान ने और जो भी हमाकत की वो बड़ी दानिशमंदी से जंग को टाला है। सिर्फ उसमें एक गलती की है, वो वज़ीर आज़म को नहीं कहना चाहिए था कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग ये नहीं कहना चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। मगर जब आप ये कहते हैं ना जंग नहीं होनी चाहिए, तो इसको कमज़ोरी ही समझा जाता है, ठीक है? जबकि दुश्मन जो है मोदी जैसे शख्स हो, हरीफ जो है वो मोदी जैसे शख्स हो, और मुल्क जब आप इंडिया जैसे मुल्क के पड़ोसी हों, मुद्दतों से उनकी ख्वाहिश है ये सूरत हाल है। अब ये सिर्फ 28 अरकान नहीं, उनके साथ मामला अभी सिर्फ 10 मिनट पहले जब आप मेरे कमरे से आप लोग निकले उस वक्त मामला तय पाया है, तो उस वक्त भी टेलीफोन आया कि मामला तय पा गया। चले मैं इसकी डिटेल्स लूँगी अभी, फिर कश्मीर से रिलेटेड गुफ्तगू वो उनके मुतालबात क्या हैं जी, और नाम बता दूँ, हाजी इम्तियाज़ साहब मंडी बाउद्दीन के, उनके पास 28 आदमी जमा थे। असद कैसर साहब और जुल्फी बुखारी साहब और असद उमर साहब गए। अच्छा। उनके मुतालबात क्या थे वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखिए कि मुल्क कितनी ख़तरनाक सूरत हाल में है। दो मसाइल हैं बड़े, और भी हैं,
बड़े मसाइल ये हैं कि इंडिया जो है ना वो अफ़गानिस्तान में अब उसका रोल तो रहा नहीं, मगर अमेरिका पे वो और इजराइल प्रेशराइज कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको प्रेशर ही कह लें कि भाई पाकिस्तान को ताकतवर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इस पोजीशन में ना ये आपकी बात नहीं मानेंगे, ये वो लोग नहीं हैं, ये वादा भी कर लेंगे और फिर आपकी बात भी नहीं मानेंगे। देखिए ना, पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगानिस्तान में बात तो उस तरह नहीं मानी जैसे वो चाहते थे। वो तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी सारी ताकत झोंक दे और अपनी सारी सलाहियत और बिट्रे कर दे और अफगानियों को, और अलग अमकाना बात होती है, अमेरिकियों को खुद वापस जाना पड़ा, खुद वापस जाना पड़ा, जितना ताबन हो सकता था टेररिज्म के खिलाफ किया। मगर ये तो नहीं कर सकते कि अफगान वो उसने खुद कहा कि मैं 1 मिलियन आदमी मार डालूं तो अफगानिस्तान में अमन हो सकता है, तो मार डाले ना, ऐसे थोड़ी होता है। वो एक तो वो जो NDS का और इंडिया का वो जो है और इजराइल का वो लॉबिंग है, वहाँ पे सारा प्रेशर है NDS की टेररिज्म में है। इस सूरत हाल में हो क्या रहा है? इस सूरत हाल में हो ये रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि अंडर प्रेशर रहे हुकूमत और इस्टेब्लिश, पाकिस्तान अंडर प्रेशर रहे, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट क्या। इसमें सियासतदानों का भी मैं फिलहाल नाम नहीं लूँगा, सियासतदानों से राब्ते किए गए हैं कि हुकूमत पे न सिर्फ प्रेशर रखें, इस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर रखें, यानी कि वो और ये कहें सिलेक्टेड और ये कोई हुकूमत नहीं है और इसको हर वक्त मुस्तकिल दबाव में रहे। भाई बात यह है, ये पहली मुतनाज़ हुकूमत नहीं है, मुतनाज़ नवाज शरीफ की मुतनाज़ थी, निकाल दिए गए, वो उनका वज़ीर आज़म निकाल दिया गया, दूसरा वज़ीर आज़म का हाल भी आपको पता है, कितने कू हुए, ज़िया-उल-हक का हुआ, अयूब खान का हुआ, मुशर्रफ का, उसको अवाम ने कबूल कर लिया। कबूल इसलिए कर लिया कि हालात, लोग कुछ ना कुछ इस्तेहकाम तो चाहते हैं ना, लोग चाहते तो जमहूरियत ही हैं, मसले का हल तो ये ना, मगर जमहूरी निज़ाम चले भी, सिविल अदारे भी होंगे, बलदियाती अदारों को तो अख्तियारात देते नहीं हैं। इस सूरत हाल में चारों तरफ से प्रेशर है और अरकान असम्बली क्या कह रहे हैं, इन 28 अरकान समेत क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हारून साहब? नौकरियां चाहिए, जायज़ मुतालबा है, तरक्याती मंसूबे चाहिए, उसके लिए ठेकेदार अपने चाहिए, वादे इन्होंने किए थे, नहीं ठेकेदार भी अपने चाहिए, सुन तो लें, आपने गौर ही नहीं फरमाया, ठेकेदार अपने होंगे। मगर आप यहाँ ये जो बात हुई ना कि या तो आप नौकरियां दे ही नहीं, सिफारिश पे नौकरियां होती हैं या ज़्यादातर रिश्वत पे होती हैं, ये बात सही है, ज़्यादातर रिश्वत पे होती हैं, और या फिर और DCA बात नहीं सुनता और DPO बात नहीं सुनता। फिर उन्होंने कहा अच्छा पिछली तो माफ़ी दो, हम तो छोड़न गए, लिहाजा बजट पास हो जाएगा, है तो अंदाज़ा देखिए ना, असेसमेंट करते हैं ना हम सिचुएशन की। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बिलावल भुट्टो ने और ख्वाजा आसिफ थे, तो उसमें जमात इस्लामी का आदमी भी मौजूद था। जी बिल्कुल, उन्होंने भी बातचीत की, ठीक है, और बाकी पार्टियां जो हैं वो भी तैयार हैं कि भाई मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। मैं ज़रा लोगों के एक दफ़ा उन्हें याद करा देती हूँ, हमने ये रियाज साहब का जो शॉट हमने चलाया था, इसमें राजा रियाज भी थे, ये चले मैं फिर सुना ही देती हूँ। चले प्रोड्यूसर साहब जरा राजा रियाज साहब की गुफ्तगू सुनाए, वापस आके इस पे बात करते हैं। राजा मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है। अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफा दे दूं और MNA शिप छोड़ दूं। और एक मैं नहीं, तरीके इंसाफ के बहुत से लोग तरीके इंसाफ की जो पॉलिसियां उनकी वजह से सख्त नाराज हैं, नाला हैं। हालांकि PTI में एक ग्रुप भी मौजूद है जो 20-22 लोग हैं और वो इकट्ठे हैं, वो भी सख्त नाराज हैं, उनके साथ हुकूमत राब्ता कर रही है, ये मुझे पता है कि वो सख्त नाराज। 20-22 की राजा साहब बात करते हैं, 28 आपने कंफर्म कर दिया, उनमें राजा साहब भी शामिल, गिने हुए 28 जब मैं इस कमरे की तरफ चला हूं तो डिनर की तरफ रवाना हुए, वजीर आजम भी नहीं पहुंचे डिनर में, जरा सा डिनर लेट हो गया, उसकी वजह से मैंने आपसे कहा था सबसे अलग अलग बात की जाएगी। बिल्कुल है, सही, MKM से तो बातचीत भी सुना है। पस मंजर में एक और शख्स भी है। कौन? उसका नाम है जहांगीर तरीन साहब जी। ये आप ब्लॉक के राजा रियाज साहब नहीं, एक मतलब उनका भी ये दखल है कुछ, मतलब उनके जो हामी है वो उन्हें मना तो नहीं कर रहे ना कभी आप नरमी करें, ये तो नहीं कर रहे, ये वहां से बैठ के ये मैसेज तो नहीं दे रहे आप जाएं वोट दें, नरमी करें। फिर काफ लीग ने क्या कहा, वोट दे देंगे
मगर इशाइये में नहीं आ सकते। साढ़े घर आना तो रोटी खुआ देंगे, मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने अपना डिनर रख लिया। बात क्या है? बात यह है सारा अंदाज़ फिक्री कौम का अजीब गरीब है, वजीर आजम का भी, अपोजिशन का भी। कौम बेचारी तो रुली बैठी है। आज का दिन क्या है? शामिल कर आज का दिन क्या है तारीखी एतबार से? ये 29 जून है। ये सुकूत गर्नाता का दिन है। 528 साल पहले गर्नाता में 800 साल बरकरार रहने वाली मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड ममलिकत थी, जहाँ फव्वारे थे, जहाँ रनिंग वाटर था, जहाँ हमाम थे, जहाँ सड़कें पक्की थी, कल के दिन में एक बजट भी शामिल हो जाएगा, लाइब्रेरियाँ थी, जहाँ की अदालतें सारी दुनिया से बेहतर थी। और ये वो वक्त था जब शांज़ेलीज़े पेरिस में पेरिस की मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन को सड़क पार करने के लिए पांचे ऊपर उठाने पड़ते। यूरोप जब डार्क एजेस में था। ये क्यों हुआ था? ये क्यों हुआ था? इसलिए कि वो मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे। सिर्फ एक वजह थी, सिर्फ एक वजह। फाइनली आपस में लड़ते रहते। मैंने जो कुछ पढ़ सकता था उस पर पढ़ा है सारी जिंदगी। बेहतरीन किताबें पढ़ी हर नुक्ता नज़र से। यानी अदालतों का हाल ये था वहाँ पे, एक ज़माने में ऐसी अदालतें भी रही हैं कि बादशाह को तलब कर लिया उसने जायदाद के झगड़े पे, काजी ने, और बादशाह ने लिख के भेज दिया अपना मौक़िफ़। उसने कहा नो, इन पर्सन कानून ये है। उसका चचा बिगड़ा बादशाह का, तो उसने कहा भाई कानून तो यही है, अब काजी कहता तो मैं चला जाऊँ, कोई बात नहीं, मैंने अपना मौक़िफ़ देना है, मेरा मौक़िफ़ मैं अपने को सही समझता हूँ, तो फिर बाकी काजी का फैसला। अब ये लगे हुए मांगते क्या हैं? नौकरियां अपने बंदों के लिए, अपने अफसर डीपीओ और डीसीओ और फलां। ये इस दलदल से निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अपोजिशन क्या मांग रही है? वज़ीर आज़म साहब तो जो कमाल कर ही रहे हैं, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि इस तरह की नाजुक सिचुएशन में अपोजिशन अवाम का हक मांग रही है। परसों उन्होंने हक क्या अवाम का हक मांग रही है। जो बातें वो करते हैं कि अवाम को आपने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी मर्जी के ठेकेदार हो, 24% उसमें से मुझे मिल जाए। ये अपोजिशन की बात मैं कर रही हूँ हारून साहब। वो तो अवाम की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं। नहीं, अरकान असेंबली कह रहे हैं ना सारे, उसमें पीटीआई के भी शामिल हैं। 24% हमारा हो। चलिए इस पर मैं बात करती हूँ। मेरे पास भी एक ऑडिट रिपोर्ट भी आई हुई है हारून साहब, जो तहरीक इंसाफ के इस दौर की है। और आप 29 जून की बात कर रहे हैं, कल 29 जून है। अक्सरियती पार्टी तो आप है नहीं, तो काबली को साथ लेके चले ना। आपकी कैबिनेट में कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं? रज़ाक दाऊद जाके लंदन में बयान देता है कि सीपैक नहीं होने चाहिए। अमेरिका आपकी जान के दर पे है कि सीपैक को छोड़े, सीपैक से रिलेटेड को छोड़े। इंडिया इस इलाके का थानेदार हो, आप ताबे फरमान बन के रहें। ताबे फरमान बन के रहने का मतलब यह है हमारे मुल्क का अस्तगफिरुल्लाह वजूद ही, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक कि ये मुल्क ही ख़त्म हो जाए। ओ भाई, ये ब्राह्मण है, ये तो मज़हब बाकी नहीं रहने दिया इसने कभी। कोई दूसरा मज़हब बुद्ध मत को भी मतलब ये इस राह पे डाल दिया कि उन्होंने बुत बना लिए। जैन मत को नहीं रहने दिया इन्होंने, इस्लाही जो तहरीक चली उसको कुछ बुत बना लिया। चले मैं जरा ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। वैसे बता दूं, कल 29 जून के हवाले से जो तारीखी अहमियत हारून साहब ने बताई है, इसमें हम असम्बली के हवाले से भी बात कर रहे हैं। एक ब्रेक की जब वापस आएंगे तो बात होगी कि इत्तेहादियों की नाराजगी तो अपनी जगह पर है, बजट मंजूर होगा या नहीं होगा। काफ लीग उस्मान बुज़ार साहब से मुलाकात करके अपनी हिमायत और अपने साथ उनके चलने की यकीन दहानी कराती है, मगर आज की दावत में शामिल ना होने के पीछे क्या वजूहत है? क्या कोई अलग से ग्रुप बनने जा रहा है? क्या काफ लीग इस वक्त बुज़ार साहब के साथ खड़ी होने जा रही है? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इसमें बात करूंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बजट के हवाले से गुफ्तगू तो होगी कल का, जिस तरह से आपने भी बताया तारीखी अहमियत भी है कल के डे की, और बजट के हवाले से भी लोगों की नज़रें। मगर हारून साहब, एक चीज़ को आप मुझे ज़रा वाज़े कीजिए। आपने कहा कि खुदा ना ख्वास्ता भारत ये सोचे बैठा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो,
तो एजेंसीज ने क्या बताया कि क्या मामलात हैं जिनकी वजह से इस चीज़ के ऊपर शुबा है, या वाकई कहा जा सकता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, वो तो हमेशा से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का खात्मा चाहती थी। वो गांधी जी ने कहा था वजीरिस्तान की सरहद पे खड़े होकर कि हिंदुस्तान बामियान तक है, ठीक है। नेहरू ने कहा था कि जिस तरह सूरज की अव्वलीन किरणें शबनम के कतरों को तहलील कर देती हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कोशिश भी की कश्मीर पे, तो अभी वो कहते नहीं है गिलगित बल्तिस्तान पे, अजीत दोवल ने कहा नहीं था बलूचिस्तान को अलग करेंगे? जी बिल्कुल कहा था। अभी वजह क्या, पाकिस्तान का वजूद उन्हें गवारा ही नहीं है, सवाए हमारे सब अहमक लिबरल्स के, सब के सब तो नहीं, मतलब उसमें से जो लिबरल, जिन्हें बाद लोग लिबरल फाशिस्ट कहते हैं, खूनी लिबरल जिन्हें इमरान खान कहता है, जो पहले सोशलिस्ट होते थे, इस्लामी सोशलिस्ट होते थे, सेकुलर होते थे, फिर सोशलिस्ट, उससे पहले कम्युनिस्ट होते थे। ये अजीब व गरीब एक मखलूक है जो अपने मुल्क और अपने दीन से बेदार है, बाकी हर चीज़ इन्हें काबिल कबूल। इनके सिवा हम सब जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो क्या उससे पहले दिन से अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान 71 में तो बहुत ब्लंडर हमने किए, लेकिन ये नहीं था कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो भी थे हमारे दाखिली मामला थे ना। वहाँ कश्मीर में जो सूरत हाल है उससे बदतर नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अलग तो नहीं होना चाहते थे, मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का तो ये था कि हमारा आदमी है, उसको इक़्तिदार दो, जो उसका हक़ था। वो झगड़े होते कि दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। तो वो तो देखो स्कूल खाली करा लिए गए हैं, ऐलान कर दिया गया 2 महीने की एलपीजी के सिलेंडर जमा कर लें। ये कहाँ पे? जम्मू में, कश्मीर में। अगरचे मानसून में आमतौर पे जंगें नहीं होती क्योंकि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मूव नहीं कर सकती, सही, लेकिन वो गालबन एक सरप्राइज देना चाहते। ये है एजेंसियों की इत्तलात, और जो हमारे सोर्सेज हैं मकबूजा कश्मीर में भी कोई किसी न किसी तरह बाद औक़ात रब्ता हो जाता है, वो उन्होंने इसकी तस्दीक की है। यानी ये तो खुली हुई बात है ना, इसके लिए खुफिया एजेंसी से पूछने की क्या जरूरत है कि स्कूल खाली कराए जा रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर कहा जा रहा है, किस लिए? आमतौर पे तो नहीं होता, लेकिन मुमकिन है वो जंग के लिए तो सितंबर है ना, वो सितंबर में ही जंग हुई थी, वहाँ जो है तकरीबन सितंबर में ही मशरक़ी पाकिस्तान में हुई थी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब पाकिस्तान के पास एक एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, पाकिस्तान के पास वार हार्डन्ड आर्मी है, और ये वो आर्मी है जिसका दिल दुखा हुआ है, जो हिसाब बराबर करना चाहती है। ये वो आर्मी नहीं है उधर पता है छुट्टियों की 2-4 नहीं, इंडियन आर्मी में 2-4 नहीं, 200-400 भी नहीं, हज़ारों दरख्वास्तें छुट्टियों की आ गई हैं। सही सही करना तो वो चाहते हैं, और उनकी असेसमेंट में चूंकि उनके पास तैयारे बहुत ज़्यादा हैं, टैंक बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बैरियर निस्बतन बहुत बड़ी, उनकी असेसमेंट एक तो ये पहलू है, असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान को हम कुछ इलाका छीन सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, ठीक है एक। और चीन से जो बेइज्जती हुई देखे ना, वो तो बना हुआ अर्जुन, वो तो अर्जुन बना हुआ ना महाभारत का, कि मैं हिंदुइज्म नाफज करके इस पूरे इलाके पर रहूँगा, हिंदुत्वा उसी नजरिए पे, हिंदुत्व के नजरिए पर। वैसे अर्जुन जो था वो और तरह का आदमी था, वो वैसे तारीख को ठीक रखना चाहिए। वो तो कृष्ण, महाराज कृष्ण के पास गया और उसने कहा मेरे रिश्तेदार है महाभारत में, मैं नहीं लड़ना चाहता, रिश्तेदारों से कौन लड़े? तो उन्होंने कहा तुम सच पे? उसने कहा मैं सच पे हूँ। तो उन्होंने कहा सच्चाई का कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये तो अर्जुन, ये तो क्या बने, तो पागल है। तो भारतीय अवाम की तसल्ली के लिए इधर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना से बुरी तरह से इतनी बेइज्जती हुई है, इस कदर तजलील हुई है, इतनी खिफत उठानी पड़ी। कहाँ वो अपने आप को आलमी सतह का लीडर समझ रहा था, और कहाँ क्या ये हाल है कि 72 घंटे तो गिगी बंदी रही और फिर तस्लीम किया कि हाँ हमारे कुछ आदमी मारे गए हैं, मगर साजिए का हमारे इलाके पे कब्जा नहीं किया। तुम्हारे कैसे गए? फिर उनके इलाके में गए, तुम खुद जिम्मेदार हो। वहाँ पोजीशन भी तनकीद कर रही है। यानी इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तो हमने पता नहीं क्या मसलत दिखाई। एक तो हम कश्मीर पे मुहिम नहीं चला रहे, ये मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं चला रहे थे, और ये पता नहीं सलामती का केस लड़ेंगे। नहीं, जाती मसाइल कौन से, खाने को रोटी नहीं मिल रही। इमरान खान साहब भूखे होते हैं, या हमारे जर्नल भूखे होते हैं, या हमारे डिप्लोमेट भूखे होते हैं। ये नहीं, वो कैंपेन चलाना क्या होता है, वो जिन लोगों का काम है फॉरेन ऑफिस का वो चलाएंगे। लेकिन हमने जंग को टाला है और यही अच्छी हिकमत अमली है, मगर वीकनेस का तासुर नहीं देना चाहिए।
ये बड़ा तबाहकुन होता है। जितने आप हालात की तरफ न बढ़ें, जितनी आप कमजोरी जाहिर करेंगे दुश्मन उतना दिलेर होता जाएगा। ये जंग नहीं लड़ सकते हमसे, और लंबी जंग तो बिल्कुल ही नहीं लड़ सकते। और हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो मरना शहादत है, हमारा ईमान है, हमें तो इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ते हुए हमारे जैसे इससे बड़ा तो कोई एजाज ही नहीं है। सिर्फ एक यही तासुर है हारून साहब के मोदी कुरान ये कहता है तुमसे कुरान कहता है तुम समझते मर गए, ये तो जिंदा है। मैं युक्तल फी सबीलिल्लाह, तो जिंदा है, तो हम रिस्क देते हैं। तो वो लड़ेंगे क्या फाइनली? वो तो जो भी लोग सीरियस एनालिसिस करते हैं, मसलन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन ये कहता है कि जैसे ही पाकिस्तान पर हमला होगा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाएगी। देखिए ना, वो तक अपना तहरीक नहीं चल रही वायरस की वजह से। अगर अल्लाह न करे हमला हो जाए, जंग को ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसकी दावत दी जाए, लेकिन जंग से डरना भी नहीं चाहिए। अगर दुश्मन में अगर मुकद्दर में जंग लिखी हुई है तो फिर जंग लड़ेंगे। और जंग इस तरह लड़ी जाए फिर कि याद रखें रोज़ क़यामत तक कि हुआ क्या था। नहीं, वो 2 किलो के एटम बम किस लिए बनाए हैं? रोज़े क़यामत के लिए तो नहीं बनाए। खुदा न खास्ता हारून साहब, यहाँ तक इस नहज तक मामला जाने नहीं चाहिए। हर उस हालात से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो कौन कहता है जाना चाहिए? तो पागल ही कह सकता है कि इंसान कत्ल होते फिरे, मरे, बच्चे यतीम हो, औरतें बेवा हो। अच्छा, कौन आरज़ू कर सकता है? लेकिन भाई जंग एक जिंदगी की हकीकत है। जब से ये दुनिया बनी है जंग होती आई है। और अगर आपका भारत जैसा पड़ोसी हो, ये लोग यहाँ तो कुछ पागल लोग हैं जिन्हें ये समझ नहीं आती कि खौफ के तवाज़ुन से अमन होता है। 2 आदमी हैं, दोनों को ये एहसास होता है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, मुझे भी पहुंचेगा दूसरे को। पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात चाहता है, इसलिए करतारपुर राहदारी की भी ऑफर उन्हें दी गई थी कि कल से यानी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। साहब, उन्होंने किस लिए मुस्तरद किया? उन्होंने इसलिए मुस्तरद किया, हालांकि सिख उससे ना खुश होंगे। भाई उनके लिए एक मुकद्दस तरीन मकाम है, जैसे हर मजहब में मुकद्दस तरीन मकाम होते हैं। बिल्कुल उनके लिए। अच्छा, वो तो इतने शाद थे कि जिसकी कोई हद नहीं, वो तो उछलते फिर रहे थे। वो उनकी नाराजगी मुंह लेकर आए। लेकिन सिख भी हैं इंडियन आर्मी में और बड़े अहम हैं। गोरखा अहम है, गोरखा अच्छे लड़ाका हैं, सिख अच्छे लड़ाका हैं। अच्छा, उनकी नाराजगी लेकर इसलिए कि वो हिंदू मेजॉरिटी को खुश रखना है कि पाकिस्तान से किसी की तरह का ताल्लुक नहीं रखना। क्रिकेट भी नहीं खेलनी, पाकिस्तान को दबा के रखना। अफगानिस्तान में कर लेते ना मर्जी, इंडिया अमेरिका नहीं कर सका, रूस नहीं कर सका। अमेरिका दोनों दफा वहां वो हुआ जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया। हम जानते हैं अफगानिस्तान को, 1000 बरस से जानते हैं उनको। देखो हमारे तो खून में है, हम जानते हैं पश्तून क्या चाहते हैं, हम जानते हैं बाकी अफगानी भी। हमारा तो वास्ता है उनसे। ओ भैया, हमारे यहाँ कितने पश्तून आबाद हैं, उनसे ज़्यादा होंगे अफगानिस्तान से। हमारे यहाँ तो कितने ताजिक हैं, कितने उज़्बक हैं। सही। इनके ये इस किस्म की सिचुएशन के अगेंस्ट तो हारून साहब बिल्कुल यकजा होना पड़ता है। इसमें हमारी सियासी क़यादत भी होती है, हमारी फौजी क़यादत भी होती है, हमारी दबाव आएगा। मगर सियासत पे दबाव वाकई नजर आएगा कि इमरान खान उनको बुलाने पे मजबूर होंगे और वो जाने पे मजबूर होंगे और इंडिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हत्ता के असफंदयार वली को भी और अचगजई को भी, वो तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। देखिए उन्होंने, आप कहते हैं कि वो इंडिया क्यों हमला करना चाहता? इंडिया अल्ताफ हुसैन को असला और पैसा क्यों दे रहा था? पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा था। ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की जहां तक हो सका। वो तो ईरानियों को बड़ी ताखीर से एहसास हुआ, कभी कौंसल खाने इनके इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यानी उन्होंने हर पड़ोसी मुल्क में हमारे खिलाफ साजिश की, गलत फहमियाँ फैलाई और अंदर से लोगों को इस्तेमाल भी किया जाता रहा। वो तो मर्सनरीज हर कहीं होते हैं। ठीक है, अंदरूनी हालात तो हमारे अभी इतने मजबूत हैं नहीं, सियासत हमारी उलझी हुई है हारून साहब, तो हम किसी का मुकदमा सादा बात है, ज्यादा लंबे फलसफियाना मबाइस पे नहीं पढ़ना चाहिए। ओ भाई, इख्तलाफात अपनी जगह, अल्लाह के बंदो कुछ चीजें ऐसी उस पर तो इत्तफाक रहे करो। बकाल इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, फर्ज कीजिए चली जाती है, लोग ना खुश हैं, इस हुकूमत से खुश नहीं। हुकूमत किसी से भी लोग खुश नहीं थे। नवाज शरीफ से कौन से खुश थे जी? और अब पीछे माजी की बातें तो लोग भूल जाते हैं ना। 1 महीना पेट्रोल का क्राइसिस रहा था, आटे का भी होता था, चीनी का भी होता था, महंगाई भी बढ़ रही थी। चले जाते तो कल हालात को बेहतर थोड़ी हो जाएंगे।
देखिए, या तो आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और वो कोई फैसला कर दे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं कोई काइट फ्लाइंग नहीं कर रहा, कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फाइनल होता है। ठीक, कोई फोरम तो हो जहां ये फैसला हो, या ये है कि ये रूल्स ऑफ गेम तय कर लें कि नैब का चेयरमैन जो है बदल दें, इत्तफाक राय से लगा लें, सोच समझ के लगा लें। कोई कहत तो नहीं पड़ गया, इतना कहत तो नहीं पड़ गया कि कोई आदमी नहीं मिलेगा। जो कसूरवार कोई तरीक़ेकार में तब्दीलियां कर लें, एक प्रोसेस धीमे तरीके से चलता रहे और जो कसूरवार हो उसको सज़ा मिलती रहे और अक्रॉस द बोर्ड हो। और बाकी इंडिया के मामले, मुल्क ख़तरे में है, इंडिया के हमले का ख़तरा है, और आप जो हैं वो अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं इसको उठा के फेंक दो। उठा के फेंकते रहे हम अयूब खान से लेके तो अभी नवाज शरीफ तक सबको उठा के फेंका, तो मिला क्या? अभी उनकी डिमांड तो हारून साहब यही है कि पीटीआई चाहे अपना नया लीडर चुन ले, मगर इमरान खान साहब को मेंबर है वो क्या मांग रहे हैं? मैं ब्रेक से वापस नौकरियां, ठेके, अपनी मर्जी के ठेकेदार और अपनी मर्जी के अफसर, ये मांग रहे हैं। जब वजीर आजम अपने मन मर्जी के लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो वजीर आजम लोग भी मांगेंगे। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू बढ़ेगी। एक अहम सवाल जिसका जवाब ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कल का बजट अब मंजूर होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। टाइम मेरे पास कुछ शॉर्ट है हारून साहब, मामला कुछ ज़्यादा है। अब कल के डे के हवाले से ज़रा बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कल बजट को मंजूर कराने के लिए हुकूमत क्या दम करेगी और अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन तो नहीं चाहती कि ये मंजूर हो। नहीं, देखिए वो कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे और उन्हें एक सहूलत तो हासिल है। बहरहाल अब अपोजिशन उतनी कमज़ोर नहीं है, इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हो गई आर्मी में और इमरान खान में बहुत ताल्लुकात तो नहीं है। और इमरान खान का ये भी ख्याल है, ना मुझसे न पूछिएगा, कि एक अरब शहजादे का इसमें रोल है जिसके साथ उसकी टेलीफोन पर तलखी हुई और उसने कहा मैं सब पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दूंगा। बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए ये बात सुन के, ठीक है, अंदाजा है। अच्छा, अब ये एक ज़माना तो था हम फ़ोन करके उसे पूछ सकते थे, तो अब तो वो मुग़ल आज़म है, तो अब तो एक ज़ाहिर है अकबर बादशाह का तो मैं फ़ोन नहीं कर सकता, तो इमरान खान का भी नहीं कर सकता, वरना मैं उसे फ़ोन करके पूछ ही लेता, कुछ ना कुछ मुझे अंदाज़ा हो ही जाता। तो बात यह है कि बजट मंजूर करना तो एक मजबूरी है, यानी आपके खबर डिफेंस बजट का हिस्सा है, ये याद रखिए। इसी बुनियाद पे आप कह रहे हैं बजट मंजूर हो जाएगा, पास हो जाएगा? नहीं, अदम इस्तेहकाम आ जाएगा ना। इन हालात में इंडिया हमले की तैयारी कर रहा है, ये कोई हवाई नहीं है, ये कोई खदशा या अंदेशा नहीं है। अगर ये फैसला भी नहीं किया इंडिया ने, इरादा है और तैयारी है, इरादा है और तैयारी है। छुप कर वार कर सकता है हारून साहब, ठीक है? नहीं, छुप के यही सडन कई दफा उन्होंने प्लान किया, लेकिन अब यहां कोई जावलक नहीं है जो दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरे और वजीर आजम को बताए कि बमों से उड़ा दूंगा। ठीक है ना? ये तो सारे गालियां देने के लिए जब से हजरत आदम से लेके आज तक कहते हैं जितनी खराबियां जावलक की वजह से हुई हैं, लेकिन ये वो लोग थे। एक चीज अच्छी है, जंगों से सबक सीखा ना पाकिस्तान ने, और कैपेसिटी बहुत डेवलप की है और हथियार भी बनाए हैं। वो हथियार जो मुल्क बनाते हैं और बताते नहीं, ऐलान नहीं करते। पाकिस्तान ने बाद ऐसे हथियार बनाए जो हैरान कुन है। वो तो इंडिया जब आएगा इंशाअल्लाह तो याद रखेगा। खुदा करे ऐसी नौबत ही ना आए हारून साहब, खुदा नहीं, जंग कौन चाहता है? तो हजरत उमर ने कहा था मैं चाहता हूं कि अरब और ईरान के दरमियान आग की एक दीवार हायल हो जाए। जंग कोई खेल तमाशा है? ये को फिल्मों में दिलचस्प लगती है जंग, तो मोदी शायद लेकिन इंसान की जो तकदीर में लिखी गई जंग है उसका क्या किया जाए? अगर लिखी गई है तो फिर लड़नी पड़ती है ना। फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि गुलाम बन कर रह जाएं, सिक्किम और भूटान तो नहीं बन सकते।
और हमें तो वो मतलब शूद्रों के साथ वो क्या बुरा सलूक करते हैं जो हमारे साथ करेंगे अगर उनका बस चला, तो उस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। साहब, आप अपोजिशन के कुछ लोगों का किस्सा हमेशा सुनाते हैं कि जब कहा गया कि इससे तो अदम इस्तेहकाम आ जाएगा, उन्हें था कि हमें खान साहब नहीं चाहिए, अदम इस्तेहकाम हो या इस्तेहकाम हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये बहुत कैलस होते हैं। ये सियासतदान जो है ये बिजनेसमैन की तरह नहीं होता। बिजनेसमैन भी अपने मफाद की सोचता है। ये शाइलाक है, शाइलाक। ये कहते हैं हमारे हिस्से का गोश्त हमें दो, चाहे अपनी रान में से काट के दो। ये जो शेक्सपियर का किरदार है ना, ये कहते हैं हमें हमारी मर्जी चले, थानेदार हमारी मर्जी का हो, डीसीओ हमारी बात सुने। यही आज का पिछले कई दिन से हो रहा है। तरक्याती मंसूबे दो, तरक्याती मंसूबे इसलिए नहीं कि अवाम की तरक्की, वो ठीक है, सियासतदान पर दबाव भी होता है कि उसके इलाके में तरक्की हो। और वो ये भी जो हो रहा है, मतलब अभी तो एक और दो चीज़ें भुगतनी है अभी इमरान खान साहब को, वो उनकी समझ में नहीं आ रही। एक तो कराची के नाले साफ नहीं हो रहे, शुरू नहीं किया, मानसून सर पे खड़ा है, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। दूसरा ये है, मैं बार बार कह रहा हूं, इमरान खान साहब सुन लें, कोहे सुलेमान तहसील में और तौसा में जो कुछ हो रहा है, एक तूफान उठेगा, एक तूफान वहां से। एक शख्स ने 58,000 कनाल जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो शहबाज शरीफ ने जरी ग्रेजुएट्स को दी थी, वो जमीनें भी शामिल है। एक PhD तालिब इल्म जिसको वहां जमीन अलाट हुई थी, शहीद किया। जरा ये भी वाज़ेह कर दें उनका ताल्लुक किस कबीले से है, किनकी हिमायत उन्हें हासिल है? ये बुजदार कबीले से और किससे है जी? और वो जिसने कब्जा किया बुजदार कबीले से नहीं है, मगर वो इनका रिश्तेदार। ठीक है हारून साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में रज़ाक दाऊद साहब की बात की थी कि वो CPEC नहीं चाहते थे। इमरान खान साहब के जो दाएं बाएं लोग हैं ना, ज़रा उनकी तरफ बढ़ते हैं, जो हालात की ख़राबी की वजह है। बरतानवी अखबार ने एक बड़ा खौफनाक दावा किया है हारून साहब CPEC से रिलेटेड। वो कहता है कि पाकिस्तान CPEC मंसूबों की शराइत पर चाइना से एक बार फिर से मुज़ाकरात चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि माल बनाया जा रहा है, अदायगियाँ गैर ज़रूरी हो रही हैं, अरबों का नुकसान हो रहा है। इसके दो पहलू, एक तो चीनी कंपनियां जो हैं, चूँकि ये नए बिजनेसमैन हैं, सोशलिज्म था और ये सडनली यहाँ देखते ही देखते कंपनियां बनी। ये बहुत गैर जिम्मेदार कंपनियां हैं, बहुत लालची हैं, और बावजूद इसके कि फांसियों तक की सज़ाएं दी जाती हैं, ये गड़बड़ से बाज नहीं आते। लेकिन ये कुछ और कहना चाहते हैं। अमेरिका क्या कह रहा है? CPEC को छोड़ो। यूरोप कह रहा है CPEC को छोड़ो, हमारे कैंप में आओ। तुम्हारे कैंप में कैसे आए? तुम्हारे कैंप में आने का मतलब है कि इंडिया की बालादस्ती कबूल करें, शूदर बन के जिंदा रहें। हम इंसान, हम मुसलमान हैं, जिंदा बन रहना चाहते हैं, आज़ाद। ठीक है कि हमने अपने अखलाकी उसूलों को तर्क कर दिया और हम तालीम में पीछे रह गए और हमने बहुत सदियों तक गलतियाँ की हैं, लेकिन वो क्या कहा था इकबाल में, क्यों कर खसो खाशाक से दब जाए मुसलमान, बाकी है भी रंग मेरे खून जिगर में। वो तो जंग हुई, मैं कोई जज्बाती होकर नहीं कह रहा, जंग हुई तो याद रखेगा इंडिया, और अमेरिका और यूरोप को भी समझ आ जाएगी ये तमाशा नहीं है, ये 22 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का और उनके आने वाली नस्लों का सवाल है। CPEC की बुनियादों पर हम अपने आप को बड़ा मजबूत वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि CPEC को छोड़े, हम आपको ऑफर देंगे। मैं ये कहता हूँ सीरियसली, पूरी संजीदगी के साथ, अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के साथ, कि बतदरीज 10 साल पहले मैंने लिखा था, पाकिस्तानी फौज अमेरिका से तंग आ चुकी है, पाकिस्तानी अवाम तंग आ चुके हैं। वक्त आएगा, तारीख का इतना, हालात का इतना दबाव होगा कि हमें अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। CPEC का उस वक्त नामो निशान नहीं था, लेकिन हम जब मिल जाते थे ना, लोगों से मिलते थे, तो अंदाजा फौजी भी हमारे पास पड़ोस में ही रहते हैं, एक इंडिविजुअल से तो आप मिल ही सकते हैं। हमें चीन के साथ जाना होगा, सोच समझ के, ये रिस्क लेना होगा। अब एक और भी दावा है जो अपने इसमें वो खतरनाक, ये नहीं है कि हम अमेरिका को दुश्मनी की दावत दें, यूरोप को दुश्मनी की दावत दें, किसी और को दुश्मनी, मगर चाइना का साथ नहीं छोड़ सकते हम। नहीं, हम डिपेंड कर सकते हैं या तुर्कों पे या चीन पे, ठीक है, ठीक है। बाकी हम ये कर सकते हैं कि हम इंडिया के साथ दुनिया आए और बैठ के बात करे
ना वो कोई शरारत करें ना हम कोई शरारत करें, हमें तो जवाब नहीं आएगा। हमें तो अब वो ये कर सकते, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, एक जली वहाँ हंगामा करके मकबूजा कश्मीर में इंडिया में करके हम पे डाल के हमला कर सकते हैं। ठीक है हारून साहब, बरतानवी इसमें पीटीआई के लोग होश के नाखन लें, वजीर आजम साहब भी और अपोजिशन भी ये समझ ले, और अमेरिका के लिए इस्तेमाल ना हो। कितनी देर हम अपनी जुबान बंद रखेंगे? मेरे पास मालूमात है, मैं बताऊंगा किस किस सियासतदान का अमेरिका से ताल्लुक है। ठीक है, हमें अपने जाती मफादात से निकलना होगा। पीटीआई में भी है, पीटीआई में अमेरिका की जबरदस्त लाबी है, इंतहाई गैर जिम्मेदार लोग हैं। एक लड़के को वहां से अमेरिका से लाया गया जो ये कहता था पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट। इज इट ए फेल्ड स्टेट? ये एटमी ताकत है, ठीक है, मुश्किल वक्त कौमों पे आता है। इट इज नॉट ए फेल्ड स्टेट। ठीक, इसका तारीख में एक जबरदस्त किरदार है आने वाले तारीख में। हारून साहब, खुद को खड़ा करने के लिए बड़े बोल्ड किस्म के फैसले भी करने पड़ते हैं। ये तहकीकात जो की गई थी कंपनी से मुताल्लिक वजीर आजम की हिदायत पर हुई थी, मगर ये तहकीकात कहा जा रहा है कि रुकवा दी गई है। इमरान खान साहब ने इन तहकीकात को रुकवा दिया, किसी किस्म का कोई स्टांस ना लिया जाए, इनसे रायतें हासिल की जाएंगी। ये बरतानवी अखबार लिखता है। हमारे लोग हो जाते हैं बहुत जज्बाती। भाई इमरान खान साहब, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपको नहायत हिकमत से चलना चाहिए। मैं ये टेलीफोन आपको दिखाता हूँ, मैसेज पढ़ पढ़ के मैं थक जाता हूँ कि इमरान खान साहब से नाराज ना हो, ज़्यादा तनकीद ना करें। और ज़्यादा तनकीद क्या करते हैं, कहते हैं हिकमत के साथ चलो भाई, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ जी, और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, और ये जो टेलीफोन पे गालियां हैं वो मैं आपको तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकता, किसी दोस्त मर्द दोस्त को भी नहीं दिखा सकता। इसके जवाब में इतनी गंदी गालियां, ओ खुदा के बंदो, ओ अपनी कौम को, लोगों को गंदी गालियां देते हो। ये भी नून लीग वाले भी, ANP वाले भी। आखिरी जुमला आपका, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या? ये रस्म एमकेएम ने शुरू की। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या? सिर्फ इसका एक लाइन में जवाब दे, मैं क्लोजिंग की तरफ चली जाऊंगी। देखिए, किसी भी इंसान के मुस्तकबिल का इन्हिसार उसके अमल पर होता है। इसके साथ ही मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ी हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।